नाउ स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारे पास हम ये भी कह सकते हैं बोथ इंक्रीज और डिक्रीज साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ इंक्रीज भी कर रही हैं, एक साथ इंक्रीज भी कर रही है, एक साथ डिक्रीज कर रही है, एक साथ नेगेटिव में इंक्रीज, एक साथ नेगेटिव में डिक्रीज। तो इसका मतलब हमारे पास दोनों एक साथ इंक्रीज कर रही है और एक साथ डिक्रीज कर रही है। इसे हम बोलते हैं कि दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ इन फेज है। तो जब वेव्स का आपस में हम कंपैरिजन करते हैं तो वेव्स का आपस में एक किस्म का रिलेशन ये होता है कि वो एक दूसरे के साथ इन फेज होती है। ये हम लोगों ने डिटेल में आगे पढ़ना है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स इसी बात को हम एक और तरह से भी कह सकते हैं, और वो क्या है, जरा इमेजिन करें ये डायग्राम और आप दोनों वेव्स को थोड़ी देर के लिए अलग-अलग कर दें। आप लोग जानते हैं कि दोनों साइन वेव्स हैं, तो फिर मैं इनको वही एंगल्स दे सकता हूं कि जब वो 0 होंगी तो 0 डिग्री, जब वो मैक्सिमम तो 90 डिग्री, हाफ साइकिल के बाद 0 तो 180 डिग्री, और नेगेटिव में मैक्सिमम तो 270 डिग्री, और फिर हमारे पास एंड पर 360 डिग्री। अब दोबारा से इनको इकट्ठा कर देते हैं। अब जरा देखें, इस पॉइंट के ऊपर वाली वेव जो है उसका भी फेज 90 डिग्री है और नीचे वाली वेव का भी फेज 90 डिग्री है। तो फेज डिफरेंस कितना हुआ? 90 माइनस 90 0। अच्छा, ये वाला पॉइंट देख लें। इस पॉइंट पर दोनों वेव्स का फेज 270 है क्योंकि दोनों नेगेटिव में मैक्सिमम है, और फेज डिफरेंस कितना हुआ? 0। तो बात यह है कि आप कहीं पर भी चेक करें तो आप देखेंगे फेज डिफरेंस आपको हर जगह पर 0 मिलेगा। तो हम एक बात यह भी कह सकते हैं इन फेज के लिए कि इन फेज कब होता है। मुश्किल अल्फाज में हमने क्या बोला? जब एक साथ बढ़े, एक साथ कम हो, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ 0। लेकिन आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं इन फेज कब होता है। दो वेव्स कब इन फेज कहलाएंगी? याद रखिएगा, जब उनका फेज डिफरेंस 0 डिग्री हो। जहां पर एक वेव का 90 डिग्री हो, दूसरा का भी 90 डिग्री हो, एक का 180 डिग्री तो दूसरा का भी 180 डिग्री, तो डिफरेंस कितना बनेगा? 0। तो फेज डिफरेंस अगर 0 हो तो हम कहेंगे वेव्स इन फेज है। ये छोटी सी बात है स्टूडेंट्स, आपको आई होप समझ में आ गई होगी। आइए अब जरा देखते हैं वेव्स का दूसरा रिलेशन। अगर आप इस रिलेशन में देखें तो आप देखेंगे कि इस रिलेशन में अगर आप इस पॉइंट पर देखें दोनों 0 हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हुई तो एक नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो गई। ये तो मैचिंग बिहेवियर नहीं है, ये आपस में सिंक्रोनाइज तो नहीं है, ये तो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट करने वाला काम है कि एक जो है वो एक डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इसे हम कहते हैं भाई ये तो बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है, ये तो इन फेज नहीं है, ये तो आउट ऑफ फेज है, ये तो सरासर दुश्मनी है, यानी बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे। तो याद रखिएगा, दो वेव्स को एक रिलेशन हम ये भी कह सकते हैं कि वो आपस में आउट ऑफ फेज भी हो सकती हैं। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आप देखेंगे कि व्हेन वेव 1 increases in one direction, पॉजिटिव भी हो सकती, नेगेटिव तो मैं वन डायरेक्शन लिख देता हूं। जब वेव 1 एक डायरेक्शन में इंक्रीज होगी एंड वेव 2 इंक्रीजेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब एक वेव किसी डायरेक्शन में बढ़े तो दूसरी वेव उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़े, तो फिर हम कहते हैं कि भाई वो तो आउट ऑफ फेज है। then they are said to be out of phase। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं इसको दुश्मनी क्यों बोल रहा हूं, इसको दोस्ती क्यों बोल रहा हूं? तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये एक किस्म की दोस्ती है, ठीक है, और आउट ऑफ फेज होना दो वेव्स की एक किस्म की दुश्मनी है, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स, मैं इसको दुश्मनी क्यों बोल रहा हूं? आप डेली लाइफ में भी ऐसे देखते हैं ना, जब आप एक तरफ को जाते हैं तो जो आपका दोस्त होगा वो आपके साथ चलेगा, लेकिन अगर आप एक काम करने लगे हैं तो आपका जो दुश्मन होगा वो आपके बिल्कुल ऑपोजिट काम करेगा। तो यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। तो इन दो वेव्स की आपस में बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है। अब स्टूडेंट्स, ये चीज आप लोगों ने सीआरओ में पढ़ी थी चैप्टर नंबर 14 में, लेकिन मैंने यहां पर फिर भी एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि एक्चुअली में जब इन फेज की बात होनी चाहिए तो आपको पता होना चाहिए आउट ऑफ फेज भी क्या है। अब स्टूडेंट्स,
इसको भी मैं एक आसान तरीके से समझा सकता हूं, जरा आउट ऑफ फेज दोनों वेव्स को देखिए और स्टूडेंट्स इन दोनों वेव्स को अलग कर देते हैं। ये पहली वेव तो आपको सिंपल नजर आ रही है, पहली वेव जो है उसमें ये 0.0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180, ये 270 और ये 360। लेकिन अगर आप ये दूसरी वेव देखें तो दूसरी वेव में आप देख रहे हैं कि यहां तो नेगेटिव पोर्शन पहले आ रहा है। तो आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लें, पॉजिटिव पोर्शन को इमेजिन कर लें जस्ट। अगर आप इमेजिन करें तो फिर पॉजिटिव पोर्शन अगर एग्जिस्ट करता हो तो ये 0 होगा, ये 90 होगा, तो फिर ये पॉइंट जो वेव के अंदर पहला पॉइंट बन रहा है ये 180 डिग्री हुआ, और फिर ये 180 होगा तो फिर ये 270 और ये 360 और इसी तरह से आप 90 ऐड करते जाए तो हमारे पास ये जो फेज बनेगा इसका। अब स्टूडेंट्स दोनों वेव्स को इकट्ठा कर देते हैं। ये मैंने दोनों वेव्स को इकट्ठा कर दिया। इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो ऊपर वाली वेव का जो फेज है वो 0 डिग्री बन रहा है, जबकि नीचे वाली वेव का 180 डिग्री। या फेज सेम नहीं है एक ही पॉइंट के ऊपर, तो अगर एक 180 है दूसरा 0 है तो डिफरेंस कितना बना? 180 बना, क्योंकि 180 माइनस 0 इज 180 डिग्री। और स्टूडेंट्स अगर आप ये वाला पॉइंट देखें, यहां ऊपर वाली वेव 90 डिग्री है और नीचे वाली जो वेव है उसका फेज 270 है, और अगर आप फेज डिफरेंस देखें दोनों पॉइंट पर तो आप देखेंगे कि हमारे पास फेज डिफरेंस 270 माइनस 90 स्टिल 180 डिग्री आ रहा है। यानी कि आप कहीं पर भी चेक कर लें तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो आउट ऑफ फेज को बताने का एक तरीका यह भी है कि आप यूं कह दें, मुश्किल तरीका क्या है, जब एक बढ़ रही हो तो दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही हो, लेकिन आसान अल्फाज में अगर आपने बताना ना दो वेव्स की दुश्मनी है, आउट ऑफ फेज है, तो आप आसान अल्फाज में कम वक्त में क्या बता सकते हैं? आप सिर्फ ये बता दें फेज डिफरेंस कितना है? 180 डिग्री। जब आप बोलेंगे ना 180 डिग्री, हम समझ जाएंगे कि वो दोनों वेव्स एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर रखती हैं। स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ में आई? आपने इन दोनों केसेस में खास बात देखी? खास बात क्या है? ये दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं, पक्की दोस्ती और पक्की दुश्मनी। समझ लगे? लेकिन जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो। अगर हमारे पास दो वेव्स इस तरह से तो ये पक्की दोस्ती है, बिल्कुल 180 डिग्री डिस्प्लेस कर दूं तो पक्की दुश्मनी। लेकिन व्हाट अबाउट दिस केस? यहां पर आप देख रहे हैं दोनों वेव्स में पक्की दोस्ती भी नहीं है, पक्की दुश्मनी भी नहीं है। तो यहां पर हमारे पास क्या केस होगा? ये है हमारे पास एक जनरल केस जिसको मैंने थर्ड केस आपके सामने शो किया। तो स्टूडेंट्स अब ये थर्ड केस क्या है? ये इन दोनों के दरमियान में अगर फेज डिफरेंस ना 0 हो ना 180 हो तो फिर क्या होगा? आइए स्टूडेंट्स अब इस केस को देखते हैं। अगर आप ये वाला केस इमेजिन करें तो जैसे इन फेज वेव्स इमेजिन कर लें, तो इन फेज वेव में अगर आप एक वेव को डिस्प्लेस करें, 180 नहीं करना लेकिन थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया आपने, सपोज करें आपने इतना डिस्प्लेस कर दिया, अब हमारे पास ये जो दो वेव्स हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है? तो आप गौर से देखें तो आप कहेंगे कि यहां पर एक जो वेव है उसका मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पर 0 है, लेकिन उसी पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें दूसरी जो वेव है वो अपने मैक्सिमम पर पहुंची हुई है। यानी अभी एक वेव का मैग्नीट्यूड 0 है जबकि दूसरी वेव मैक्सिमम पर पहुंच गई है। ये तो अक्सर जब आप दौड़ लगा रहे हो तो होता है कि एक शख्स अभी अपनी जगह से चला भी नहीं और दूसरा फिनिश लाइन तक पहुंच गया। इस सूरत में हम कहेंगे कि वो जो शख्स फिनिश लाइन पर पहुंच गया है वो तो लीड कर रहा है। लीड करने का मतलब क्या? आगे चल रहा है। और जो शख्स पीछे रह गया है उसे हम कहेंगे कि वो लैग कर रहा है। तो यहां पर भी अगर आप गौर से देखें, ना इनमें पक्की दोस्ती है ना इनमें पक्की दुश्मनी है, नीदर दे आर इन फेज नॉर दे आर आउट ऑफ फेज, बल्कि हम कह सकते हैं कि यहां पर एक वेव पीछे है और दूसरी वेव थोड़ी सी आगे चल रही है, एडवांस में चल रही है। अभी एक वेव 0 पर थी तो दूसरी मैक्सिमम पर पहुंच चुकी है। तो स्टूडेंट्स इसे हम कहेंगे कि दिस वेव इज लीडिंग द अदर वेव, या मैं उल्टा भी कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं दिस वेव इज लैगिंग बिहाइंड द अदर वेव। तो अगर मैं ये कह सकता हूं कि ये वेव इससे आगे है तो मैं कह सकता हूं दूसरी वेव उससे पीछे होगी। तो लीड और लैग एक ही सेंटेंस में बोले जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये केस अब देखते हैं। हमारे पास हमने क्या देखा कि इस केस में आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इन दो वेव्स का आपस में क्या रिलेशन है? इसमें आप कहेंगे कि ये जो वेव है इस वक्त 0 थी, तो जिस वक्त ये 0 है ब्लू वाली वेव मैक्सिमम पर पहुंची हुई है, तो इसका मतलब ब्लू वाली वेव ऐसा लग रहा है जैसे आगे चल रही है। तो ब्लू वाली वेव लीड कर रही है और रेड वाली वेव जो है वो लैग कर रही है, पीछे रह गई। तो क्या लिखेंगे आप? व्हेन रेड वेव वेव 1 है तो व्हेन
one wave is zero, when wave 1 is zero, जब wave 1 का मैग्नीट्यूड जीरो है, the other wave is at its maximum position. जब एक जीरो पर है तो दूसरी अपनी मैक्सिमम पर है, ठीक है ना? तो फिर हम कहेंगे, क्या कहेंगे जी? हम कहेंगे कि यहां पर इस केस के अंदर जो वेव 2 है, वेव 2 इज लीडिंग वेव 1 बाय, अभी यहां तक चले, बाय को भी बाय बाय कर देता हूं, उसको छोड़ देता हूं। तो यहां पर हम लोगों ने क्या सीखा कि हमारे पास जो वेव 2 है वो वेव 1 को लीड कर रही है। वेव 1 अभी जीरो पर थी और वेव 2 मैक्सिमम पर पहुंची हुई है, फिनिश लाइन पर पहुंच भी गई है, तो वेव 2 आगे चल रही थी। इसका मतलब वेव 2 इज लीडिंग वेव 1। मैं इसका उल्ट भी कह सकता हूं, और मैं ये भी कह सकता हूं कि वेव 1 इज लैगिंग बिहाइंड वेव 2। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास वेव 1 वेव 2 से लैग कर रही है, या वेव 2 वेव 1 को लीड कर रही है। तो याद रखिएगा, हमारे पास ये बेसिकली इन फेज पक्की दोस्ती, ये पक्की दुश्मनी। लेकिन अगर दरमियान का कोई केस हो, ना 180 का डिफरेंस हो ना 0 का डिफरेंस हो, दरमियान का कोई केस हो, फिर हम इसको यहां से यूं देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, फिर एक वेव या लीड कर रही होगी या लैग कर रही होगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि इन फेज को मैं फेज डिफरेंस के तौर पर भी बता सकता हूं, आउट ऑफ फेज को मैं फेज डिफरेंस के तौर पर भी बता सकता हूं। तो यहां पर भी वो मुझे फेज डिफरेंस के तौर पर बताना आना चाहिए ना। तो अगर आप गौर से देखें, इसी सिचुएशन को अगर आप इमेजिन करें, तो दोनों वेव्स को थोड़ी देर के लिए अलग कर लेते हैं। अगर आप ये वाली वेव देखें तो ये तो जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो इसके तो वही एंगल्स है, बार बार बता चुका हूं। तो आप लोग इमेजिन कर लें, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360। लेकिन दूसरी वेव अगर आप गौर से देखें तो वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही। कहां से स्टार्ट हो रही है? मैक्सिमम से। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको इमेजिन करवाने के लिए इसका बाकी पोर्शन आप लोगों के सामने ड्रॉ कर दूं, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट एक्चुअली जीरो बन रहा है, क्योंकि यहां से वो स्टार्ट हो रही है। तो फिर ये जो ग्राफ के ऊपर पहला पॉइंट आ रहा है, ये 90 डिग्री होगा, और फिर ये 90 होगा तो अगला 180 डिग्री, फिर 270, फिर 360 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास दोनों वेव्स को करते हैं इकट्ठा। जब मैंने दोनों वेव्स को इकट्ठा किया तो मैंने देखा कि ये जो हमारे पास वेव 1 है, इस पॉइंट के ऊपर आप देख रहे हैं कि वेव 1 जीरो है, तो इसका फेज आपको नजर आ रहा है कि 0 डिग्री है। जबकि इसी पॉइंट के ऊपर वेव 2 मैक्सिमम पर है, तो उसका फेज आपको नजर आ रहा है कि वो 90 डिग्री है। और स्टूडेंट्स, डिफरेंस कितना बना? 90 डिग्री का। तो याद रखिएगा, हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर फेज डिफरेंस कितना हुआ? 90 डिग्री का। लेकिन स्टूडेंट्स, बजाय मैं ऐसे लिखने के, मैं इस चीज को, जो फेज डिफरेंस 90 डिग्री का आया है, मैं उसको स्टेटमेंट के अंदर एम्बेड कर दूंगा। कैसे? हमारे पास वेव 2 इज लीडिंग वेव 1, तो मैं इसके आगे लिख दूंगा वेव 2 वेव 1 को लीड कर रही है। कितना डिग्री आगे चल रही है? बाय 90 डिग्री। आप इसको पाई बाय 2 रेडियन भी लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब मैं कहूंगा वेव 1 इज लैगिंग बिहाइंड वेव 2, वेव 1 वेव 2 से पीछे रह गई है, तो उसके साथ भी मैं आगे क्या लिखूंगा? बाय 90 डिग्री और पाई बाय 2। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास लैग और लीड के केस को लिखने का तरीका। ये आगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना है, कम से कम 5 जगहों पर यूज होना है, तो इस वजह से आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि 90 डिग्री मैंने आपको एग्जांपल दी, तो बच्चे समझते हैं बस लीड और लैग 90 डिग्री हो सकता है। ऐसा नहीं है। इमेजिन करें मेरे पास 2 वेव्स इन फेज हैं, और हमारे पास ये जो 2 वेव्स इन फेज हैं, मैं अगर इनमें से एक वेव को इतना पीछे करूं,
अब इस सूरत में ये 90 डिग्री का फेज नहीं बनता, दोनों वेव्स को थोड़ी देर के लिए अलग-अलग करते हैं। ये वेव सिंपल है, आपको मालूम है, ये 0 से लेकर 360 डिग्री तक मैं इनको नंबर दे देता हूं। और मैं दूसरी जो वेव अगर देखूं तो उस वेव में अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास वेव जहां से स्टार्ट हो रही है वो 90 डिग्री नहीं बन रहा। अब मैं इस वेव को थोड़ी देर के लिए आपके सामने कंप्लीट करता हूं। अगर अब मैं कंप्लीट करके इसको लिखूं तो ये बनेगा 0 डिग्री और फिर 90 डिग्री और उसी तरह से 360 डिग्री तक आप लोगों ने नंबरिंग दे देनी। लेकिन जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं हमारे पास y एक्सिस को टच कर रहा है, उसको क्या नंबर दें? वो तो 0 और 90 के भी दरमियान में आ रहा है, और 0 और 90 के दरमियान में क्या आता है? 45 डिग्री। तो इस पॉइंट का फेज में आपके सामने 45 डिग्री इमेजिन कर लेता हूं। और स्टूडेंट्स, जब मैं इन दोनों वेव्स को इकट्ठे दोबारा से एक ही पॉइंट पर प्लॉट करूंगा तो आप देखें कि एक वेव जिस पॉइंट पर 0 है उसका फेज 0 है, दूसरी का फेज उस पॉइंट पर 45 डिग्री है। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा कि वो जो वेव है वो लीड कर रही है बाय 45 डिग्री द अदर वेव, या मैं ऑपोजिट कह सकता हूं कि ये जो वेव है ये लैग कर रही है बाय 45 डिग्री। तो लीड और लैग 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा फेमस केस जब आप पढ़ेंगे आगे चल के, जो पहले दो केसेस आएंगे उसमें 90 डिग्री होगा। इसलिए आपकी बुक ने भी यहां पर 90 डिग्री की एग्जांपल ही दी है। अब स्टूडेंट्स आइए चलते हैं आखिरी बात की तरफ, और वो है इन ग्राफ की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब वेक्टर कहां से आ गया? वेक्टर तो हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, यहां वेक्टर कोई बनता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज और करंट, और हम लोग पढ़ के आ चुके हैं वोल्टेज और करंट कैसी क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन अब मैं यहां पर वेक्टर क्यों लेकर आ रहा हूं? तो आइए स्टूडेंट्स जरा चलते हैं कि समझें वेक्टर हम यहां पर क्यों लेकर आ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने आपसे एक अजीब बात कर दी, और वो ये है कि हम ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि हम आई वेक्टर या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये वेक्टर कैसे हो सकता है? स्टूडेंट्स हम इसको वेक्टर की फॉर्म के बराबर करार दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें 3 शर्त पूरी करनी पड़ेंगी, और वो शर्तें आपके सामने लिखी हैं। तो सबसे पहले तो आप इमेजिन करें कि हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट एक्चुअली में क्या है। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है। अब स्टूडेंट्स ये मैंने आपके सामने एक वेव फॉर्म ड्रॉ कर दी है ऑल्टरनेटिंग करंट की। अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो पहली शर्त क्या है? इट्स लेंथ, वो जो भी वेक्टर आप रिप्रेजेंट करेंगे उसकी लेंथ ऑन अ सर्टेन स्केल रिप्रेजेंट्स द पीक और आरएमएस वैल्यू। उसकी जो लेंथ है वो आरएमएस या पीक वैल्यू के बराबर लेनी है हमने, जो भी स्केल हम कंसीडर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो साइकिल आपके सामने मैंने इमेजिन किया, इसमें पीक वैल्यू तो आपके पास ये है, तो मैं इतना ही बड़ा वेक्टर इमेजिन करूंगा। पहली शर्त ये है। तो आप लोगों को जो भी स्केल आप लोग चूज कर रहे हैं उस पर आपको पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू जितना लेंथ का एक वेक्टर इमेजिन करना है। लेकिन यह शर्त काफी नहीं है। उसके बाद वो कहता है इट इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन एट द इंस्टेंट व्हेन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज 0 एंड इज इंक्रीजिंग पॉजिटिवली। जिस लम्हे जो हमारी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वो 0 हो और पॉजिटिव में बढ़ने वाली हो, यानी ये वाला लम्हा, ये वाला बनता है ना, क्योंकि यहां 0 और पॉजिटिव होने वाली है। इस लम्हे वो जो आपने वेक्टर इमेजिन किया उसको आपने हॉरिजॉन्टल लेना है। तो यानी कि वेक्टर की जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो ये होगी कब? जब आपकी वेव की स्टार्टिंग पोजीशन ये है, यानी कि जब आपकी जो वेव है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और पॉजिटिव में जा रही है, उस वक्त आपका वेक्टर जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तीसरी आपने इंपॉर्टेंट बात क्या इमेजिन करनी है? द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेटिंग वेक्टर। अब आपने वेक्टर को रोटेट करना है, तो वो जो रोटेटिंग वेक्टर होगा उसकी फ्रीक्वेंसी इज सेम, बराबर होनी चाहिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। वो जो क्वांटिटी है उसकी फ्रीक्वेंसी के। आसान अल्फाज में देखिए, जितनी देर में आपकी ये एक वेव बनती है उतनी ही देर में ये वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाए। यानी कि दोबारा देख लीजिए, जितनी देर में 0 से 360 डिग्री तक ये पूरी एक वेव हमारे पास गुजरेगी, उतनी ही देर में आपका वेक्टर 0 से 360 डिग्री रोटेट कर जाए। अगर ये तीनों शर्तें हम पूरी कर दें कि हम एक ऐसी वेव इमेजिन करें जिसकी पीक वैल्यू जितना ही हम वेक्टर ले लें, और फिर उसका जो 0 पॉइंट है जहां से वो स्टार्ट हो रही है वेव,
उसके लिए हम वेक्टर को जीरो पोजीशन यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन दे दें और फिर हम उन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर लें, तो स्टूडेंट्स आपको जो चीज दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। और आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी पहले वेव की शक्ल में आप बता सकते थे, अब उसी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को आप वेक्टर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर ये हमारे पास आई था तो ये आई वेक्टर है। अब आप लोग ये हमेशा नहीं कर सकते, ये सिर्फ आप तब कर सकते हैं जब आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी हो जिसको आपने फेज के जरिए रिप्रेजेंट किया हो। और आज हम लोगों ने फेज के जरिए ही रिप्रेजेंट किया है, एंगल्स के जरिए रिप्रेजेंट किया हुआ है ना। तो वो जो हमारे पास फेज अगर मौजूद हो, अगर हमारे पास फेज हो तो उस ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को हम वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहां से लिया फेज, यहां से एंड से OR लिया तो ये बन गया फेजर। तो याद रखिएगा ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है इसे हम फेजर कहते हैं। स्केलर और वेक्टर तो आपने नाम सुना होगा ये, लेकिन ये पहली दफा आप सुन रहे हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम फेजर कहते हैं। फेजर क्या होते हैं? फेजर असल में वेक्टर नहीं होते, लेकिन उनको वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और उनको वेक्टर की तरह सॉल्व भी किया जा सकता है। तो जो चीजें वेक्टर असल में ना हो लेकिन उनकी कैलकुलेशन वेक्टर की तरह हो सकती हो, तो फिर हम उनको वेक्टर इमेजिन कर लेते हैं, तब वो कहलाते हैं फेजर्स। तो आई होप कि फेजर्स की आपको समझ में आ गई होगी बात। अब स्टूडेंट्स आइए हम इमेजिन करते हैं ये सारी जो चीज हम लोगों ने अभी आपके सामने बनाई है इसको अप्लाई करते हैं अपने पहले दो केसेस पर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पहला केस था जिसे हम इन फेज कहते हैं। अब इन फेज को अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो वेव्स इन फेज हैं तो ग्राफ पर ऐसे बताऊंगा, अल्फाजों में ऐसे बयान करूंगा, फेज डिफरेंस की फॉर्म में ऐसे बताऊंगा। लेकिन अगर वेक्टर के तौर पर बताना हो, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के तौर पर, तो फिर मैं कैसे बताऊंगा? स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें कि ये दोनों वेव्स हमारे पास वेव 1 और वेव 2 जो इन फेज है, इनको मैं थोड़ी देर के लिए अलग-अलग कर लेता हूं। आपको मालूम है दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हैं। अगर मैं वेव 1 को देखूं तो मैं वेव 1 को एक वेक्टर की फॉर्म में इमेजिन कर सकता हूं। अब वो सारी कंडीशंस मैंने आपके सामने बताई हैं। और अगर मैं आपको वेव 1 को सिर्फ दिखाऊं तो वेव 1 जिस तरह से हमारे पास अल्टरनेटिंग क्वांटिटी चेंज होगी, आपका वेक्टर उसी तरह से काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसी तरह से वेव 2 में भी आप ऐसा ही वेक्टर इमेजिन कर सकते हैं और आपका जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जैसे जैसे वेरी करेगी वैसे वैसे आपका जो वेक्टर है वो रोटेट करेगा। अब स्टूडेंट्स अगर यहां पर हम दोनों ग्राफ को फिर से इकट्ठा कर दें और दोनों वेक्टर डायग्राम को भी करीब ले आएं, तो फिर आप देखेंगे जब मैं इन दोनों क्वांटिटीज को एक साथ यहां पर वेरी करूंगा तो उनके वेक्टर्स आप लोग देख रहे हैं इस तरह से रोटेट होंगे। अगर मैं इस पॉइंट पर वेक्टर आपके सामने रोक दूं तो आप देखेंगे दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, और अगर मैं इस पॉइंट पर आपके सामने वेक्टर रोकूं तो आप देखेंगे दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। यानी कि आप देखेंगे कि हमारे पास जब दो क्वांटिटीज फेज में हो तो वेक्टर्स की फॉर्म में जब आप उनको ड्रॉ करेंगे ना उनके वेक्टर्स हमेशा पैरेलल आपको नजर आएंगे। लेकिन अगर मैं इनिशियल पॉइंट पर देखूं जब टाइम 0 था तो वहां पर आप देखेंगे तो हमारे पास ये पिक्चर आएगी, इसमें भी वेक्टर्स पैरेलल हैं लेकिन दोनों एक्स एक्सिस में। ये वाली पिक्चर मैं आपके सामने यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। तो याद रखिएगा इन फेज के केस में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ फेज में हैं, तो इस पॉइंट की पिक्चर अगर मैं आपको वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहूं, कौन सा पॉइंट है ये? टाइम इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पर तो हमारे पास अगर वेव 1 रेड में इस तरह से है तो वेव 2 उसके बिल्कुल पैरेलल होगी। और आपने एक बात नोट की, मैंने जानबूझकर वेव 2 का जो वेक्टर उसको थोड़ा सा छोटा बनाया क्योंकि हम लोगों ने पहले डिसाइड किया हुआ है कि हमारे पास दोनों के जो वेक्टर्स हैं वो उनके पीक वैल्यू की रेशियो में लेंगे। तो इसकी पीक वैल्यू ये है तो इसका वेक्टर इतना होगा, और जो हमारे पास दूसरा ग्राफ है उसकी पीक वैल्यू यहां से इतनी होगी तो वो उसका वेक्टर बढ़ा लेंगे, लेकिन दोनों को एक दूसरे को पैरेलल बनाएंगे। ये जो पिक्चर है ये सिर्फ t इज इक्वल टू 0 के लिए है। वैसे अगर आप देखें तो हमारे पास ये पिक्चर रोटेट होगी, लेकिन टाइम इज इक्वल टू 0 पर ये हॉरिजॉन्टल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे, वरना हॉरिजॉन्टल ना भी हो पैरेलल ये रहेंगे। तो जब भी मैं दो क्वांटिटीज अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के वेक्टर्स पैरेलल बनाऊं आप फौरन समझ जाएंगे कि वो इन फेज है। तो इन फेज बताने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं। मैं ग्राफ की फॉर्म में इस तरह से ड्रॉ करके बता सकता हूं इन फेज है, मैं आपके सामने वर्ड्स की फॉर्म में बता सकता हूं, बोलकर बयान करके बता सकता हूं, मैं फेज डिफरेंस बताकर आपको बता सकता हूं कि दोनों क्वांटिटीज इन फेज हैं, या मैं
दो वेक्टर सिंपल से ड्रॉ करके आपको बता सकता हूं कि ये दोनों इन फेज हैं। स्टूडेंट्स, आउट ऑफ फेज में अब मैं डिटेल में नहीं जाता क्योंकि ये इस चैप्टर में आप लोग नहीं पढ़ेंगे। आइए चलते हैं ये लीड और लैग वाला जो केस था उस पे। अब स्टूडेंट्स, इसी ग्राफ को जरा इमेजिन कर लेते हैं यहां पर, और अब जरा गौर से देखिए कि हमारे पास ये दोनों ग्राफ मैंने अलग-अलग कर दिए। आपको मालूम है ये जो वेव 1 है, इस वेव 1 का मैं एक पीक वेक्टर यहां पर आपके सामने ड्रॉ कर सकता हूं, और मैं आपको अगर इसको वेरी करके दिखाऊं तो ये इस तरह से उस ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी का वेक्टर है जो रोटेट करेगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप वेव 2 का केस देखें तो वेव 2 आप देख रहे हैं स्टार्टिंग पर 0 पर नहीं है। अब स्टूडेंट्स, मैं थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा सा आपके सामने ड्रॉ करके ये एक्स्ट्रा पोर्शन बना देता हूं। ये 0 है। अगर ये 0 है तो आपको मालूम है 0 पर वेक्टर हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, तो ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल है। तो अगर ये इतना पोर्शन वेरी करे तो आपका वेक्टर यहां पर आ जाएगा। अब आप उस पोर्शन को भूल जाएं तो हमारे पास इस वेव का जो वेक्टर होगा उसकी स्टार्टिंग पोजीशन ये है, क्योंकि वो वेव 0 से स्टार्ट ही नहीं हो रही, वो तो 90 डिग्री से स्टार्ट हो रही है। अब स्टूडेंट्स, दोनों वेव्स को और दोनों वेक्टर्स को मैं इकट्ठा कर रहा हूं आपके सामने। अब जरा दोनों वेव्स को इकट्ठे वेरी करता हूं। जब आपके सामने दोनों वेव्स को इकट्ठे वेरी करूंगा तो आप देख रहे हैं दोनों वेक्टर्स रोटेट हो रहे हैं, लेकिन आपने जो बात नोट करनी है वो ये है कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, जो कि ये बात की निशानदेही कर रहा है कि वेव 2 वेव 1 को 90 डिग्री लीड कर रही है या वेव 1 वेव 2 को 90 डिग्री लैग कर रही है। एक ही बात है, लेकिन 90 डिग्री इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स, मैंने क्योंकि डायग्राम आपके लिए t = 0 के लिए बनानी है, तो t = 0 पर अगर मैं ये ग्राफ रोकूं तो आप देखेंगे कि t = 0 पर हमारे पास एक वेक्टर हॉरिजॉन्टल है और दूसरा वेक्टर उस पर 90 डिग्री जो है वो आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब मैं इसको यूं ड्रॉ करूंगा कि ये वेक्टर इस पॉइंट पर 0 है, तो इसको मैं इसका वेक्टर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूंगा, वेव 1 का वेक्टर, और इसी तरह से ब्लू जो है इस पॉइंट पर 90 डिग्री है, मैक्सिमम पर है, तो ब्लू का वेक्टर आपके सामने ऐसे ड्रॉ करूंगा जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया डायग्राम के अंदर। और स्टूडेंट्स, इनके दरमियान एंगल आप लोग देख रहे हैं कितना है, 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री का एंगल ये बता रहा है कि हमारे पास वेव 2 इज लीडिंग वेव 1 बाय 90 डिग्री या वेव 1 इज लैगिंग द वेव 2 बाय 90 डिग्री। तो लैग और लीड को बताने के भी मेरे पास कितने तरीके हैं। मैं वेव की फॉर्म में बनाकर बता सकता हूं, मैं अल्फाजों में बयान करके बता सकता हूं, और मैं आपके सामने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के जरिए भी बता सकता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा बेसिकली आज का आर्टिकल। अब एक दो इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जरूरी नहीं है कि फेज डिफरेंस 90 डिग्री ही हो, फेज डिफरेंस 30 डिग्री भी होता है। उस सूरत में हमारे पास क्या होगा, उस सूरत में जब आप देखेंगे कि हमारे पास दो वेव्स 30 डिग्री पर है, तो जब आप उनके वेक्टर्स इमेजिन करेंगे तो आप देखेंगे उनके वेक्टर्स भी 30 डिग्री पर ही होंगे। इसी तरह अगर दो वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस 45 डिग्री हो तो आप देखेंगे जब उनके वेक्टर्स आप रोटेट करते हुए देखेंगे तो वेक्टर्स के दरमियान भी 45 डिग्री पर हैं। तो इस सूरत में जब 45 डिग्री वाला केस हम देखते हैं तो हम t = 0 पर इन दोनों को वेक्टर की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तो कोई भी एंगल हो सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितने एंगल वो लीड कर रहा होगा वो उतने डिग्री ऊपर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट बात, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपके सामने ये एक वेव डायग्राम बनाऊं तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो एक वेव है इसका यहां पर फेज डिफरेंस 0 है, और जो दूसरी वेव है उसको अगर मैं यहां पर बढ़ाऊं और फिर उसको वैल्यूज दूं तो फिर मुझे पता चलेगा इस पॉइंट पर उसका फेज है 270। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो दूसरी वाली वेव है ये पहली वाली वेव से 270 डिग्री आगे चल रही है। लेकिन इसकी बजाय हम ये कहना मुनासिब समझेंगे कि ये जो दूसरी वेव है ये पहली वेव से 270 आगे नहीं चल रही बल्कि 90 डिग्री पीछे चल रही है। उसकी वजह क्या है? तो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक वेव दूसरी वेव से हमें कहना चाहिए कि 270 डिग्री लीड कर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे। हम कहेंगे, बजाय ये कहने के हम कहेंगे कि वो 90 डिग्री लैग कर रही है। उसकी वजह क्या? अगर आप देखें कि हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक हो और उस सर्कुलर ट्रैक पर दो लोग एक दूसरे के पीछे भाग रहे हो, तो आप इस पिक्चर को देखकर अंदाजा करेंगे कि ये जो शख्स है ये लीड कर रहा है और ये जो शख्स है ये लैग कर रहा है, उसके पीछे पीछे भाग रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर वो शख्स भागते भागते हाफ को भी क्रॉस कर जाए और आपके पीछे आ जाए तो फिर आप देखेंगे जब वो हाफ को क्रॉस कर जाएगा तो आप देखेंगे कि दिखने वाले शख्स को ये लगेगा जैसे ये शख्स जो है वो लीड कर रहा है
और ये लैग कर रहा है, यानी बिल्कुल सिचुएशन ऑपोजिट होगी। तो अगर हमारे पास 180 डिग्री से बढ़ जाए आंसर, तो फिर हम जो लैग है उसको लीड और जो लीड है उसको लैग कंसीडर करेंगे। तो बात यह है कि अगर हमारे पास ये वाला केस हो तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि 270 डिग्री लीड कर रही है, बल्कि हम कहेंगे 90 डिग्री लैग कर रही है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल। आई होप कि आज का आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।